नमस्ते साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन की। हम सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा हमारे ऊपर कुछ कंडक्ट रूल्स लागू किए गए हैं। जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, ऑफिस आवर्स हैं, उसमें सरकार ये अपेक्षा करती है कि हमारा जो काम-काज है वो तो ठीक हो ही, साथ में साथ हमारा जो कंडक्ट है वो भी ठीक रहे। तो वर्किंग आवर्स ही नहीं बल्कि हमारे जो वर्किंग आवर्स के बाद को जो हमारा जीवन है, हमारा जो फैमिली लाइफ है, हमारी जो सोशल लाइफ है, उसमें भी हमारा आचरण ठीक रहे, सरकार ऐसी अपेक्षा करती है। और उन कंडक्ट रूल्स का अगर कोई कर्मचारी वायलेशन करता है तो सरकार के द्वारा उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किए जाते हैं। तो उन्हीं डिसिप्लिनरी एक्शन में एक टर्म है सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन की। तो आज हम उसको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सस्पेंशन को जो इलेबोरेट किया गया है, डिफाइन किया गया है सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 में उसको डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ फंडामेंटल रूल्स सप्लीमेंट्री रूल्स पार्ट फर्स्ट जो है उसमें भी इसको सस्पेंशन को डिफाइन किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में सस्पेंशन के जो विभिन्न टर्म हैं उनको चर्चा करेंगे। तो वो टर्म क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, सस्पेंशन के मीनिंग और पर्पस को हम चर्चा करेंगे, सस्पेंशन का क्या प्रभाव रहता है उसको भी चर्चा करेंगे, सस्पेंशन कब की जाती है, डीम्ड सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन के ऑर्डर किस प्रकार से किए जाते हैं, सस्पेंशन कब से लागू रहती है उसको चर्चा करेंगे, ड्यूरेशन सस्पेंशन की क्या रहती है, हेडक्वार्टर सस्पेंशन के दौरान क्या रहता है, सस्पेंशन करने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी रहती है, सस्पेंशन के विरुद्ध अपील की जा सकती है क्या, उसको चर्चा करेंगे, एम्प्लॉय की लीगल पोजीशन क्या रहती है, साथ ही साथ सरकार का फॉलो अप एक्शन क्या रहता है उसको चर्चा करेंगे, और सस्पेंशन की जो रिवोक है वो कब होती है, कैसे होती है, उसको भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सस्पेंशन के मीनिंग की और उसके पर्पस की। अगर हिंदी में हम बात करें तो सस्पेंशन अर्थात निलंबन, और उसको परिभाषित करना हो तो परिभाषा के अनुसार सस्पेंशन इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन वेयर बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज केप्ट आउट ऑफ ड्यूटी टेम्परेली पेंडिंग फाइनल एक्शन बीइंग अगेंस्ट हिम फॉर द एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन डेलिक्वेंसी मिसडेमीनर। अर्थात कोई कर्मी जब इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है या कोई अपराध करता है या कोई दुष्कर्म करता है, ऐसी कोई कृति करता है, तो उस स्थिति में सरकार डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसके विरुद्ध जब एक्शन लेने का सोचती है तो एक्शन लेने की जो प्रक्रिया है उसके पेंडिंग तक, उस प्रक्रिया को निभाने तक उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसकी जो ड्यूटीज़ है रेगुलर ड्यूटी जो है उससे उसको बाहर किया जाता है, और उसको बाहर करने का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंशन के नाम से जाना जाता है। जब किसी एम्प्लॉय के विरुद्ध सीरियस नेचर के एलिगेशन सरकार को प्राप्त होते हैं और सरकार द्वारा ये तय किया जाता है कि उसके विरुद्ध, एम्प्लॉय के विरुद्ध कुछ इंक्वायरी इनिशिएट की जानी चाहिए और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो उसके विरुद्ध ली जानी चाहिए, तो उनके स्टार्ट होने से पहले उसको एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर गंभीर प्रकार के अगर आरोप हैं तो उस स्थिति में उस एम्प्लॉय को चार्जेस फ्रेम होने से पहले भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये स्थितियाँ रहती जब उसको एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सस्पेंशन जो है वो सरकार क्यों करती है, उसका उद्देश्य क्या रहता है। तो सरकार को ये लगता है कि वो जो एम्प्लॉय है जो उसकी प्री इंक्वायरी है, प्रीलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें वो एम्प्लॉय जो उसके विरुद्ध एविडेंसेस हैं ओरल और डॉक्यूमेंट्री, उनमें कोई वो टेम्परिंग कर सकता है या फिर इंक्वायरी में इंटरफेयर कर सकता है, तो उस इंटरफेरेंस से बचने के लिए सरकार उसको सस्पेंड करती है। अगर उसकी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्वमेंट रहती है तो ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा कि उसको एक पब्लिक सर्वेंट के नाते कार्य करने दिया जाए। साथ ही साथ सस्पेंशन जो है वो एक सरकार के फर्म डिटर्मिनेशन जो है
उसको दर्शाती है कि सरकार करप्शन को बर्दाश्त नहीं करती या उसको रूट आउट करना चाहती है। तो इस प्रकार से ये सस्पेंशन जो है वो सरकार के लिए एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है। अब सस्पेंशन के प्रभाव क्या रहते हैं? तो सस्पेंशन के प्रभाव ये है कि सस्पेंशन जब किसी व्यक्ति को सस्पेंड जब किया जाता है तो सस्पेंशन में किसी भी कर्मी की लेन बरकरार रहता है, उसकी नौकरी समाप्त नहीं होती। साथ ही साथ सस्पेंशन को एक पेनल्टी नहीं माना जाता। हाँ, उसको उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उससे अलग किया जाता है और उसकी सैलरी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उसको रिड्यूस्ड रेट पर पे किया जाता है जो कि उसके ऊपर प्रभाव डालती है। साथ ही साथ जो सस्पेंडेड एम्प्लॉई है उसकी जो इमेज है उसको भी कहीं ना कहीं एक डैमेज सस्पेंशन के कारण होता है। सस्पेंशन के पीरियड की अवधि की बात करें तो उसमें जो एम्प्लॉई है उसके ऊपर जो कंडक्ट रूल्स हैं वो पूर्व की तरह ही लागू होते हैं और अगर वो कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है तो उसमें जो संबंधित नियम है उसके अनुसार उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता है। सस्पेंशन कब की जाती है, अब हम इसको चर्चा करते हैं। तो सेंट्रल सिविल सर्विस कंट्रोल क्लासिफिकेशन रूल्स 1965 है। उसके अंतर्गत अगर अथॉरिटी ये विचार करती है कि किसी एम्प्लॉयज़ के विरुद्ध डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जानी चाहिए और साथ ही साथ कोई एम्प्लॉय अगर उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में अगर दोषी पाया जाता है या उसके जो ये क्रिमिनल ऑफेंस है उसमें उसके विरुद्ध कोई जांच चल रही है या कोई वो ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें कि स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के विरुद्ध है तो उस स्थिति में भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड व्हेन आफ्टर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी द कंपिटेंट अथॉरिटी satisfies that a prima facie case has been made out for departmental proceeding। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको ये लगता है कि जो प्रारंभिक जांच है उसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उस कर्मी के विरुद्ध चलाई जानी चाहिए तो उसमें भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अगर किसी ऑफिशियल के विरुद्ध कोई अनैतिक आधार पर कोई ऐसे काम करने के चार्जेस अगर लगते हैं वो उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है उस स्थिति में उसको सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई उसके विरुद्ध क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगता है और पुलिस के जो जांच है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर इंक्वायरी होती है तो उस स्थिति में भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ एक और स्थिति है कि किसी कर्मी को सरकार ने डिसमिस या रिमूव या कंपल्सरी रिटायर कर दिया है और उसके बाद वो जो एपीलेट अथॉरिटी है उसके पास अपील करता है कि मेरी जो पनिशमेंट है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए तो उस स्थिति में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फर्दर इंक्वायरी उसके विरुद्ध इनिशिएट करने का सोचती है तो उस स्थिति में जो उसकी डेट ऑफ रिमूवल है उसको हटाकर वहाँ से उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये परिस्थितियाँ जब किसी कर्मी को सस्पेंड किया जाता है। अब हम बात करते हैं डीम्ड सस्पेंशन की कि डीम्ड सस्पेंशन क्या है। तो वाइल इन सर्विस कि जब वो सर्विस में है तो डीम्ड सस्पेंशन किस तरह से होती है इसको भी जो सीसीए रूल्स 1965 का रूल 10(2) है उसमें डिफाइन किया गया है कि कोई कर्मी किसी अपराध के लिए या किसी एलिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स से ज़्यादा रहता है तो उस स्थिति में वो डीम्ड सस्पेंड समझा जाता है। साथ ही साथ अगर वो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट होता है और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होती है अगर वो 48 आवर्स से ज़्यादा होती तो उस स्थिति में उसको डीम्ड सस्पेंड समझा जाएगा। दूसरी स्थिति ये है कि यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको कि 48 आवर्स के लिए 48 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में डिटेन किया गया है और बाद में उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाता है इस स्थिति में भी उसको डीम्ड सस्पेंशन
उसकी की जा सकती है। साथ ही साथ ये जो डीम्ड सस्पेंशन जो है वो कब से मानी जाएगी, तो डीम्ड सस्पेंशन में जब वो 48 आवर्स में डिटेन रहा और जबकि उसकी जो इम्प्रिजनमेंट जो है वो जब से शुरू हुई, जब उसको डिटेन किया गया, जब उसको हिरासत में लिया, वहाँ से इस 48 आवर्स गिने जाएंगे और उस टाइम से उसको सस्पेंड माना जाएगा। एक सरकारी कर्मी, उसके विरुद्ध क्रिमिनल चार्जेस की प्रोसीडिंग चल रही है, परंतु वो एक्चुअली डिटेन नहीं रहता है, अगर उसको हिरासत में नहीं लिया जाता है और वो बेल पर ही पहले छूट जाता है, एंटिसिपेटरी बेल वो ले लेता है, तो उस स्थिति में भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये डीम्ड सस्पेंशन की कुछ स्थितियां हैं जिसमें कि डीम्ड सस्पेंशन की जाती है जब वो सर्विस में नहीं होता है। सर्विस में कब नहीं होता कि जहाँ पर उसको पेनल्टी के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया है और अपील के द्वारा उसकी सस्पेंशन को कोर्ट के द्वारा या अथॉरिटी द्वारा साइड में कर दिया जाता है कि तो उस स्थिति में एपेलेट अथॉरिटी उसके जो एक्शन उसके विरुद्ध लिया गया है उसको रिव्यू जब करती है, तो उस स्थिति में भी उसको डेट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिपेंड जब से की गई है उस दिनांक से उसको डीम्ड सस्पेंशन उसकी कर सकती है। डीम्ड सस्पेंशन अर्थात उसको ऑटोमेटिकली ही उस अवधि स्टार्ट होने से पहले जब उसको डिटेन किया गया है, क्रिमिनल चार्जेस जब उसके विरुद्ध आरंभ हुए, उस दिनांक से ही, उस समय से ही उसको सस्पेंड समझा जाता है। इस सस्पेंशन को हम डीम्ड सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन की कि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाई स्पेसिफिक ऑर्डर, कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर, उसका एक निश्चित फॉर्मेट है इस सेंट्रल सिविल सर्विस कंट्रोल क्लासिफिकेशन अपील रूल्स में। उसके अंतर्गत एक ऑर्डर रिटन जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है और उसको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंशन ऑर्डर जो है कभी भी ओरल नहीं होते, उनके लिए एक रिटन ऑर्डर जारी करने पड़ते हैं। ऑर्डर जारी करने से पहले सस्पेंशन अथॉरिटी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो इन सस्पेंशन ऑर्डर को करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसको इलीगल माना जा सकता है और गवर्नमेंट सर्वेंट उसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकता है और उसको उस पीरियड के लिए फुल पे और अलाउंसेस दिए जा सकते हैं। इन केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन की अगर हम बात करें, जिसको कि रूल 10, 2, 3 और 4 के अंतर्गत किया गया है, तो उस स्थिति में फॉर्मल ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, परंतु बाद में इंक्वायरी में उन जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं वो उनकी आवश्यकता रहती है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के लिए बाद में एक फॉर्मेलिटी के तौर पर सरकार बाद में करती है, परंतु डीम्ड सस्पेंशन, उसकी सस्पेंशन जो होगी वो ऑटोमेटिकली ही प्रभाव में आ जाएगी जब से वो कस्टडी में डिटेन हुआ। हाँ, अथॉरिटी उसके बाद एक फॉर्मल रूल्स का करेगी। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन की। सस्पेंशन कब से लागू होती है। सरकार ने ऑर्डर किए तो जिस दिन से ऑर्डर किए तब से वो लागू होगी, या उसके विरुद्ध जब इंक्वायरी इनिशिएट की गई तब से लागू होगी, या जब उसको ऑर्डर वो कम्युनिकेट हुए हैं तब से उसको प्रभावी माना जाएगा। तो क्या स्थिति रहेगी, तो उसमें हम बात करते हैं कि डीम्ड सस्पेंशन को छोड़कर, क्योंकि डीम्ड सस्पेंशन में तो जो उसकी जो डिटेंशन है 48 आवर्स से ज़्यादा अगर हुई तो उस स्थिति, या क्रिमिनल ऑफेंसेस में जब से वो डिटेन हुआ या जब से उसके विरुद्ध प्रोसीडिंग, उस स्थिति में तो उस दिनांक उस समय से ही वो सस्पेंड माना जाएगा। परंतु दूसरी प्रकार की जो सस्पेंशन है, नॉर्मल सस्पेंशन जिसको हम बोल सकते हैं, तो उस स्थिति में सस्पेंशन जो होगी वो उस दिनांक से माना जाएगी जब उसको वो ऑर्डर कम्युनिकेट होते हैं और इनको रेट्रोस्पेक्टिवली डेट से नहीं माना जाता। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसने किसी दिन अपनी जो ड्यूटी है वो पूरा दिन
की है और उसके सस्पेंशन ऑर्डर अथॉरिटी द्वारा जो है वो बैक डेट से की है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई 2 मई को पूरे दिन ड्यूटी करता है और उसके हेडक्वार्टर द्वारा जो ऑर्डर सस्पेंशन के किए गए थे वो 1 मई को किए गए थे और उसको वो ऑर्डर 2 मई को ही मिलते हैं शाम को। तो उस स्थिति में जो उसका सब्सिक्वेंट डे है अर्थात 3 मई से उसकी सस्पेंशन के ऑर्डर लागू होंगे। डीम्ड सस्पेंशन की बात हम करते हैं कि डीम्ड सस्पेंशन में किस तरह से ऑर्डर लागू होते हैं। तो उसमें हमने पहले ही चर्चा की कि जब उसकी डिटेंशन 48 आवर से एक्सीड कर जाती है तो उस स्थिति में जो डेट ऑफ डिटेंशन है उस दिनांक से उसके वो सस्पेंशन ऑर्डर प्रभावी होंगे। डेट ऑफ कन्विक्शन, जब वो कन्विक्ट हुआ तो अगर इम्प्रिजनमेंट 48 आवर से ज़्यादा हुई तो कन्विक्शन की डेट से भी हो सकता है। साथ ही साथ जब डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट की स्थिति में और उस स्थिति में उसका जो पेनल्टी है उसको बाद में रिव्यू की दृष्टि से अपीलेट अथॉरिटी द्वारा या कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा साइड में किया गया है कि उसके विरुद्ध फर्दर इंक्वायरी चलनी चाहिए, स्टे उसको किया गया है। तो उस स्थिति में जो उसकी डिसमिसल की डेट है, रिमूवल की डेट है, पेनल्टी की डेट है, उस दिनांक से उसको सस्पेंड माना जाएगा और उसके विरुद्ध फर्दर इंक्वायरीज इनिशिएट होंगी। एक इन द केस ऑफ वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑलरेडी ऑन लीव or with absent without prior written, the order of suspension should normally be given effect to only from the date of the said government servant returns from the leave or desire to resume duty। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट उसके विरुद्ध ये सस्पेंशन का एक्शन लिया गया है और वो छुट्टी पर चला गया है तो उस स्थिति में उसके छुट्टी से वापस आने पर जब उसको वो ऑर्डर कम्युनिकेट होंगे तब से उसको सस्पेंड माना जाएगा। The competent authority should take the circumstances of each case into consideration and may direct that the order of suspension will take effect from the date of its communication to the go। सरकार को ये बताना चाहिए, अथॉरिटी को ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट को ये ऑर्डर्स कम्युनिकेट हो जाएंगे उस डेट से सस्पेंशन को माना जाएगा। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ओब्लिक एंड ऑफ सस्पेंशन की। सस्पेंशन की ड्यूरेशन क्या रहेगी, सस्पेंशन कब समाप्त होगी। तो सीसीए रूल 10(5)A में इसको कहा गया है कि जो सस्पेंशन है जो की गई है या डीम्ड सस्पेंशन है वो तब तक फोर्स में रहेगी जब तक कि कंपिटेंट अथॉरिटी को द्वारा उसको रिवोक नहीं किया जाता, उसके ऑर्डर नहीं किए जाते। एक सस्पेंशन ऑर्डर में कि वो जो है जब उसको क्रिमिनल उसके विरुद्ध प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब वो एंड हो जाती है तो उस स्थिति में भी उस एंड होने के बाद सरकार द्वारा उसके लिए एक फॉर्मल ऑर्डर किया तो उसमें वो रिवोक हो जाता है, उसकी एंड हो जाता है। और साथ ही साथ उसके विरुद्ध जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चल रही थी वो टर्मिनेट हो जाती है, वो एक्यूट हो जाता है तो उस स्थिति में भी रिवोक जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है। एक इसमें ऐसा भी कहा गया है कि सस्पेंशन को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए जब तक कि ये एसेंशियली रिक्वायर्ड ना हो कि सस्पेंशन इतने समय तक चलनी चाहिए, अर्थात सस्पेंशन के ऊपर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हमने सुना होगा कि जब कोई एम्प्लॉय सस्पेंड होता है तो उस दौरान उसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो अथॉरिटी को ये लगता है कि उस सस्पेंडेड एम्प्लॉय का हेडक्वार्टर चेंज करना पब्लिक इंटरेस्ट में है तो किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट पर उस हेडक्वार्टर को चेंज किया जा सकता है अगर अथॉरिटी को लगता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो जायज़ है तो उस स्थिति में उसको चेंज कर भी सकती है। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन रहेगी सस्पेंड करने के लिए, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जिसने उसकी अपॉइंट किया था उस पद पर जो नियुक्ति दी थी वो उसके लिए कंपिटेंट है। साथ ही साथ कंपिटेंट अथॉरिटी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी उससे ऊपर की अथॉरिटी, अगर हम
किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, मिनिस्ट्री स्टाफ है या लेक्चर है या टीजी जिनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर द्वारा की जाती है, तो उससे ऊपर के अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट है, तो वो भी उस स्थिति में उससे हायर अथॉरिटी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकती है। साथ ही साथ ऐसी अथॉरिटी जिसको कि प्रेसिडेंट द्वारा जनरल और स्पेशल ऑर्डर द्वारा अथॉरिटी प्रदान की गई है सस्पेंड करने की। इसमें ऐसा कहा गया कि कोई अन्य अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अलावा अगर उस एम्प्लॉय को सस्पेंड करती है कोई लोअर अथॉरिटी है, तो उसको शीघ्र ही उसकी रिपोर्ट जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको करनी चाहिए, क्योंकि उसके विरुद्ध फर्दर जो इंक्वायरीज होंगी उसको जो इनिशिएट करेगी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही करेगी। हम सभी के ध्यान में कभी ना कभी ये आया होगा कि कई बार इलेक्शन में कुछ ड्यूटीज़ में कोताही बरतने पर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उस द्वारा कई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में वो जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं और फर्दर उसके ऊपर जो इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा की जाती है। अपील अगेंस्ट सस्पेंशन की क्या इस सस्पेंशन के खिलाफ, इस सस्पेंशन के अगेंस्ट अपील की जा सकती है? तो बिल्कुल, एम्प्लॉई जो है वो इस सस्पेंशन के अगेंस्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी को अपील कर सकता है। परंतु हाँ, वेयर हाउएवर सस्पेंशन इज ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटेम्प्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, द रीजन फॉर सस्पेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली। हाँ, जब भी गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड करती है तो उसका जो रीज़न है वो तुरंत ही उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए और एक चार्जशीट जो है वो उसको इशू की जानी चाहिए। 3 माह के भीतर ऐसी चार्जशीट उस एम्प्लॉय को सस्पेंड करने के भीतर जारी की जानी चाहिए, ताकि वो उस चार्जशीट के आधार पर अपना जो पोजीशन है उसको सरकार को अवेलेबल करा सके। और साथ ही साथ इस स्थिति में द टाइम लिमिट फॉर 45 days फॉर सबमिशन ऑफ अपील इन सच केसेस विल काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच द रीजन फॉर सस्पेंशन आर कम्युनिकेटेड। जब उसको चार्जशीट मिली तो उसके 45 डेज के अंतर्गत उसको जो है उस चार्जशीट का जवाब देना अनिवार्य है। अर्थात अगर वो जवाब नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा कि वो एम्प्लॉय उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उसको स्वीकार करता है। लीगल पोजीशन फॉलो अप एक्शन की हम बात करते हैं कि लीगल पोजीशन क्या रहेगी। तो लीगल पोजीशन वही है कि सरकार द्वारा या अथॉरिटी द्वारा जब किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो उस स्थिति में फर्दर जो प्रोसेस उसको फॉलो किया जाना, चार्जशीट इशू की जानी चाहिए, इंक्वायरी की जानी चाहिए। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्रिमिनल ऑफेंस है कोई और क्या कोई सोशल ऑफेंस है, तो उस स्थिति में दोनों स्थितियों में उसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो की जानी चाहिए। और नियम ये कहता है कि ये 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरली। रिवोकिंग ऑफ सस्पेंशन की हम बात करते हैं कि सस्पेंशन का एंड कब होता है, कब अथॉरिटी उसको रिवोक करती है, किस प्रकार से करती है, तो इसको भी हम चर्चा करते हैं। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग रहती है कि जब भी किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो उसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जाती है कि, और साथ ही साथ अथॉरिटी को ये लगता है कि हमने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कर ली है और उसके साथ ही उसको कोई पेनल्टी इम्पोज की जानी है, जैसे डिसमिसल है, सीरियस नेचर के जो एलिगेशंस हैं और उसमें उसको रिमूव किया जाना है, कंपल्सरी रिटायर किया जाना है या उसका जो डिमोशन उसको की जानी है, तो उस स्थिति में वो उससे पहले उसको रिवोक किया जाएगा। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है जब उसकी सस्पेंशन की गई और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के बाद वो फुली उसमें एक्सोनरेट होता है, यानी कि वो तथ्य जो है वो सही साबित नहीं पाए जाते, तो उस स्थिति में भी उसको रिवोक कर दिया जाता है। मान लीजिए उसके विरुद्ध कोई एक्शन ले लिया गया और वो अपील में जाता है अथॉरिटी के पास, और अपील में अगर वो अपील अथॉरिटी के द्वारा सुनी जाती है तो और सरकार को ये लगता है कि फर्दर इंक्वायरी इसमें की जानी चाहिए, तो उसमें भी उस सस्पेंशन को वापस ले लिया जाता है।
क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात हम करते हैं कि अगर क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं तो उसको रिवोक किस तरह से किया जाएगा। इन अरेस्ट एंड डिटेंशन केसेस, जहाँ पर कोई एम्प्लॉई जो है वो हिरासत में रहा है और ये पाया जाता है, ये अथॉरिटी डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उसके विरुद्ध फर्दर जो है वो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, तो उस स्थिति में उसको सस्पेंशन उसकी रिवोक की जाती है। और साथ ही साथ अगर वो हायर कोर्ट में जाता है, अपने उसके विरुद्ध जो चार्जेस लगे थे, उसके विरुद्ध जो दोष लगे थे और उसमें उसकी दोष मुक्ति हो जाती है, तो उस स्थिति में भी उसको सस्पेंशन से रिवोक कर दिया जाता है। अब सस्पेंशन से जब रिवोक किया जाता है तो ऑर्डर कब कौन सी दिनांक से लागू होंगे, तो ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब ऑर्डर इशू किए तो उस डेट से वो सस्पेंशन रिवोक मानी जाए। सस्पेंशन की स्थिति में ऑर्डर कब से लागू हो गए, जब उसको वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुए। डीम्ड सस्पेंशन की स्थिति में जब वो हिरासत में गया, और रेवोकेशन की स्थिति में इससे विपरीत है, जब वो ऑर्डर हुए, यानी रेट्रोस्पेक्टिव डेट, यानी जब से अथॉरिटी ने वो ऑर्डर साइन किए तब से उन ऑर्डर को प्रभावी माना जाएगा। However, there is not practicable to reinstate with immediate effect. The order of revocation should be expressed as taking effect from date of the prospect. और उसमें इमीडिएट इफेक्ट से वो नहीं होंगे, उसमें जो है वो डेट भी मेंशन अथॉरिटी के द्वारा की जाती है कि इस डेट से ये ऑर्डर प्रभावी होंगे। तो इस प्रकार से सस्पेंशन के इस टॉपिक को आज हमने चर्चा किया कि सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन किस प्रकार से होती है, उसका अर्थ क्या है। कोई एम्प्लॉई जब सामान्य उसका आचरण जो है वो सरकार के जो कंडक्ट रूल्स है उनकी वायलेशन करता है, तो उस स्थिति में वो सस्पेंशन किस प्रकार से होगी। अगर उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल ऑफेंस है या कोई कोर्ट की कोई कार्रवाई चलती है, उस स्थिति में उसकी सस्पेंशन किस प्रकार से होती है। साथ ही साथ डीम्ड सस्पेंशन क्या है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन क्या है, उसको भी हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में चर्चा किया। साथ ही साथ कब तक वो सस्पेंशन चलेगी, उसकी जो रिवोक है सस्पेंशन की वो कब होगी, उसके प्रभाव क्या रहेंगे, सरकार का उद्देश्य क्या रहता है किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड करने का, और साथ ही साथ हमने उसमें कि उसके लिए कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी। तो इन 12 बातों को हमने आज इस वीडियो में चर्चा किया। आशा है आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी। साथ ही साथ हम इस सस्पेंशन का जो चैप्टर है, सस्पेंशन का ये जो वीडियो है, ये हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम रहते हैं या HPFAS के जो एग्ज़ाम रहता है उसमें भी ये जानकारी हमारे लिए सहायक हो सकती है। धन्यवाद।